और अब आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां आरसीवीपी नरहोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। देखिए। मध्यप्रदेश केडर के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारीगण, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अमिताभ कांत जी, मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, अध्यक्ष एमपी आईएएस एसोसिएशन मोहम्मद सुलेमान साहब, कंसोटिया जी, अनुपम राजन जी, विवेक पौरवाल जी, इस अवसर पर सामने उपस्थित समस्त मित्रों, ये बात सही थी कि मैं सोच रहा था कि शाम को जब मिलेंगे तो अच्छे से मिल लेंगे, क्योंकि थोड़ा समय की एक दूसरे की उलझन के कारण से गवर्नर साहब ने कहा कि पहले साथ में थोड़ा भी करेगा। फिर बीच में समाचार आया कि थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, जो मैंने समय दिया है वो कुछ कारण से आगे पीछे हो गया। लेकिन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिस सत्र के लिए मेरे मन की इच्छा थी कि मैं किसी हालत में आपके बीच में आऊँ, ये समय थोड़ा सा मजबूर कर रहा था। इसलिए हर हालत में परमात्मा जो चाहता है अंदर से वही होता है। हमने क्या समय निकाले ये एक अलग प्रकार की आपकी सर्विस है, जिस सर्विस के माध्यम से आपने अपने जीवन में तो इसको अंगीकार किया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कर्म तो सब कोई करते हैं, लेकिन परमात्मा भाग्य देता है। आपने इस मार्ग पे चलते हुए न केवल कर्म किया बल्कि भाग्य भी पाया। मैं आपको दोनों तरह से बधाई देना चाहता हूँ। हमारे लिए ये एक अलग प्रकार की दुनिया है। यद्यपि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में अगर आईएएस अधिकारियों की संख्या देखें तो वो संख्या नगण्य के बराबर है। और इतने बड़े देश की इतनी विविधता वाली चुनौतियों के बीच में हमारे इस देश की दुनिया में अगर पहचान बनी, तो उस पहचान बनने में सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो आप ही लोगों की है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात। मैं ऐसे ही सोच रहा था मेरे मन में कि ये 3 चौथे स्तंभ की तो बात, चलो उसको भी जोड़ लो। आमतौर पे 3 पायों पे टिका हुआ हमारा ये वर्तमान का प्रशासनिक एक हमारी अपनी दुनिया है, जिसमें राजनेता आते हैं जो अपनी विधायिका के माध्यम से अपनी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन हमारे पास में हमारे लिए आने के लिए केवल जनता का ही आशीर्वाद चाहिए। बीच में कोई मार्ग नहीं आता जो हमारी कोई परीक्षा ले। हमारी परीक्षा जनता ही लेती है। दूसरी एक भूमिका है जुडिशरी की, वो भी हम जानते हैं। लेकिन जुडिशरी के लिए उनका भी सिस्टम बड़ा अलग का एक काम है। कैमरे बहुत सारे, बड़ा मुश्किल है बोलना लेकिन वहाँ अपने वकालतनामे से ही काम चलता है। और उनका सिस्टम ऐसा है कि जैसे बड़ी बड़ी कोर्ट पहुंचती जाएगी उतनी तरीके से उनके एग्जाम से ज्यादा उनकी अपनी भाग्य निष्ठा और बाकी व्यवस्था पे उनका अपना मार्ग तय हो जाता है कि उनकी उत्कृष्ट सेवाएं कोर्ट में, उनके अपने तरीके, उसमें करने के लड़ने के तरीके। तो जो वास्तव में बेचारे एग्जाम करके निकल के जाते हैं वो तो हाईकोर्ट की साल 2 साल में बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उस तरह की दुनिया में तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो भी वहां से जहां से सिलेक्शन होता है, जुडिशरी का भी होगा तो जुडिशरी के भी फैसले सही अर्थों में जिस ढंग से वो परिभाषित करते हैं, सच्चे अर्थों में हमारे मन की भावनाओं के आधार पर आज न्यायालय ने भी अपनी दुनिया में पहचान बनाई इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हो जब उनने पीएम के खिलाफ फैसला दिया, ये भी बड़ी बात है। एक तरह से न्यायालय के लिए मील का पत्थर। उसी प्रकार से हमारे सेक्टर में भी बात करो तो यहाँ कैसा कैसा आश्चर्य मिलता है। जैसे पढ़ने लिखने की और इस तरह की बात करें तो वित्त मंत्री की बात आती है तो मनमोहन सिंह जी का नाम आता है। गवर्नर रहे, पता नहीं कितने प्रकार की डिग्रियां उनके पास रही। पीएम भी 10 साल तक रहे। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि जीरो बजट में भी जीरो अकाउंट में भी बैंक का अकाउंट खुल जाता है। पैसा कुछ नहीं और बैंक अकाउंट खुल जाए, ये तो चाय वाले को ही मालूम था। तो ये जो कितनी बड़ी बात, परमात्मा की दया से जो 50 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन चुनाव लड़े पहला और सीधे सीएम बन जाए, सीएम से दूसरी बार सीएम, जितने चुनाव लड़े और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़े। लेकिन इनके माध्यम से अगर केवल वो जो आपके दौर वाली बात करो तो ये अनुकूलता हो सकती है क्या? दोनों की अनुकूलता तो नहीं हो सकती।
लेकिन मैं और इसमें केवल एक श्रीमद् भागवत का एक अच्छा दृष्टांत सुनाता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है। एक बार अपने समझता हूँ कि शायद अपनी बिरादरी का ही कोई आदमी होगा जिसके दिमाग में चला होगा। ऐसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में सदैव सर्विस में आपको जब देखता हूँ तो मैं सच में आपके मेरे मन में बहुत श्रद्धा आती है कि सुबह से लेकर रात तक हमको लगता है कि हम काम करते हैं, लेकिन हम तो काम का ऑर्डर देकर भूल जाते हैं। वो पूरे अमली जामा पहनाने के लिए जो ताकत लगाते हैं, जैसे अभी सत्र की बात करता हूँ, 8 विधेयक इतनी जल्दी आ जाए, 19 विभागों का समन्वय कर, ये कोई कम बड़ी बात नहीं। निर्णय करना सरल है, लेकिन निर्णय का एग्जीक्यूशन कराने के लिए जो आपने उसको कानूनी अमली जामा पहना देते हैं, वाकई गजब करते हैं। तो मैं उस घटना को सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जीवन भर अपना कोई कारण से शरीर छुटाए IAS अधिकारी का, और वो ऊपर गए चित्रगुप्त के पास हिसाब करने, उन्होंने कहा मेरे को किधर जाना, तो उनके अपने चित्रगुप्त के तरीके दूसरे थे, वो भक्ति भाव वाले थे। उन्होंने कहा तुमने जीवन भर कर्मवाद तो करे, पर कर्मवाद से तुमने कई बार तुम्हारे हाथ से भी उल्टा पुल्टा काम हो गया, तो इधर नहीं जाना, तुमको दूसरी तरफ ही जाना है। तो उन्होंने कहा 2 ही मार्ग है, या तो सुख के या दुख के, तो ये दुख में। बोले आप अच्छा एक काम अच्छा करा। बोले क्या अच्छा करा? उन्होंने कोई ऐसा काम बताया जिस काम के आधार पर उसको 20 मिनट का सुख मिलना था। तो उन्होंने कहा ठीक है, 20 मिनट का सुख मिलना यानी 1 घड़ी का सुख मिलना, तब 1 घड़ी का स्वर्गलोक में जाना, बाकी समय तो उसका उल्टा ही बता दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा इसमें बताओ मेरे को क्या। बोले आप ऐसा करो, इसमें मेरे को दोनों में से क्या चुनना है? बोला आप यहाँ आपकी इच्छा चलेगी, आप स्वर्ग में जाओ या नर्क में जाओ, आपके हाथ में। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले मेरे को नर्क में जाना, तो मैं स्वर्ग में जाने का मार्ग तय करता हूँ। और उन्हें स्वर्ग में जाने की बात करी, उन्होंने स्वर्ग में क्या मिलता है बताओ, मेरे पावर क्या है, मेरे अधिकार क्या है, सारा डिटेल जानकारी निकाली। तो मैं यहाँ अभी तक स्वर्ग में इतने लोग आए, इसी बात करने वाला कोई नहीं आया कि ये अधिकार क्या है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है भैया, तो आपने कहा, तो उन्होंने कहा यहाँ तो जो मांगो वो मिलता है। बोले जो मांगो मिलता है? बोले पक्का? हाँ ठीक है। कितनी देर मिलेगा? बोले मिलेगा 20 मिनट, लेकिन आपको जो मांगो मिलेगा। तो उन्होंने कहा चल मेरे को कहा यहाँ का राजा कौन है? बोले वो स्वर्ग का राजा तो इंद्र है। तो इंद्र के पास ले चलो। इंद्र के पास गए, 2 मिनट उसमें लग गए। उन्होंने कहा बताओ क्या तुमको क्या चाहिए? बोले यहाँ मुझे बताया गया कि जो मांगेगा सब मिलेगा। बोले हाँ सब मिलेगा। तो बोले मुझे इंद्रासन चाहिए। अब इंद्र का संकट ऐसा है कि इंद्रासन जैसे कोई मांगेगा उसको लगता है कि आसमान से गिरा दिया। उन्होंने कहा भैया ये नहीं हो सकता। बोले फिर तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा ना यहाँ जो मांगे मिलेगा, तो स्वर्गलोक में तो जो मांगे मिलेगा, तो मुझे दो, मुझे क्या दिक्कत। फिर धर्मराज ने समझाया कि इंद्र आप जरा इस बात को समझो कि स्वर्ग की परंपरा है, यहाँ जो मांगो मिलता है, इसलिए हमको देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब मैं दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना तुमको उठाने की तुम्हारी जवाबदारी है, बैठे उठे नहीं, मेरे संकट नहीं होगा। चित्रगुप्त ने कहा नहीं कोई बात नहीं, अपन संभाल लेंगे, देख। अब जैसे करके उनको बिठाया, और बैठने के बाद उन्होंने फिर पूछा, बोले आप तो 12 मिनट बचे। बोले आप इतनी सारी बात में तुमने मेरा टाइम बिगाड़ दिया। बोले कोई बात नहीं है, मैं कहाँ बैठा हूँ? बोले आप इन कुर्सी पे बैठे। इसके क्या पावर है? बोले सब पावर है। सब पावर है पक्का? बोले अच्छा ठीक है। तो मेरे से आपने कहा ना कि वहां मैं गया तो कुछ चूक किया काम करने में, तो मेरे कुछ आपने भाग्य में थोड़ा कम टाइम दे दिया। तो बोले अब यहाँ से बैठ के मैं क्या क्या कर सकता हूँ? बोले आप साहब जो इच्छा कर सकते हो। तो बोले पूरा स्वर्ग दान। तो पूरा स्वर्ग दान? बोले हाँ क्या हो गया, मेरे पावर में है ना, अभी दे दिया, मेरे को क्या दिक्कत है। तो ये एक क्षण का भी सुख सबका दृष्टांत का आखिरी सार ये कि अपने जीवन का वो ऐसा घटनाक्रम है जिसके बाद वो लिंबत ऋषि नाम के सज्जन थे, जिनने उस घड़ी के बाद से उनका पूरा जीवन स्वर्ग में निकाला। कि इतना बड़ा दानी कोई मिले नहीं जो स्वर्ग में अंदर पूरा स्वर्ग दान कर दे। कहने का तात्पर्य कि आपके माध्यम से जो परमात्मा ने यश दिया, उस यश का सदुपयोग करने के लिए अगर सबसे अच्छी ताकत किसी के पास है, वो हमारे पास भी नहीं, वो आप ही के पास है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपके माध्यम से कई लोगों के जीवन में बदलाव आता है, कई सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदलती है, जिनके माध्यम से आपको भी सुख मिलता है। और परमात्मा ने ये एक तरह से माननीय मोदी जी के शब्दों में ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जो आपकी अपनी दक्षता के आधार पर जो फैसले होते हैं, वो मिसाल कायम करते हैं। आज भी वर्षों तक बुद्ध साहब याद आते हैं, कोई कलेक्टर याद आते हैं, कमिश्नर याद आते हैं, चीफ सेक्रेटरी याद आते हैं, जिनने अपने अपने क्षेत्र में काम किया। हमारे सामने भी गोयल साहब बैठे हैं,
ऐसे कई सारे मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे प्रकार से ऐसे लोग हैं जिनको भी मैं आज याद करता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि वाकई में ये हमारे अधिकारी रहे। मैं कई सारे घटनाक्रम की बात दोहरा सकता हूँ, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सबके माध्यम से यहाँ जो सेवानिवृत्ति के बाद में भी एक अच्छी बात है आपकी क्लब की कि वो जीवन भर क्लब के मेंबर रहते हैं। केवल एक ही झंझट है, चीफ सेक्रेटरी नहीं रह सकते, लेकिन चीफ सेक्रेटरी जब बाहर हो जाए तो अंदर आ जाते हैं। ये अच्छा सिस्टम है। ऐसा पे हमारे यहाँ सिस्टम नहीं था, बड़ी मुश्किल है ना, यहाँ रोते वहां रोगे, जहां भी रोगा रोते ही रोग, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन जो भी है परमात्मा की दया से मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना। आज ये आपका जो विचार मंथन चलेगा, ये विचार मंथन नए दौर के नए मध्य प्रदेश के लिए लाभदायी रहेगा। आपके जीवन के अनुभव से भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आप सबसे भी सीखने के लिए अलग से शामिल हुआ। कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा क्लब बने जिस क्लब के माध्यम से आपके आइडिया हमारे तक आ जाए, आपके विचारों के माध्यम से आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कोई कष्ट आए तो सरकार आपके साथ खड़ी है। ये थोड़ा मीडिया वाले भैया देखना ढंग से बोलना है, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया है, हमारी रिपोर्टिंग हो जाए। लेकिन कुल मिला करके हमने सबकी बेहतरी की बात की है। परमात्मा चाहेगा तो हम सब मिलकर के और बेहतर से बेहतर, ये परमात्मा की देन है कि हमारे पास आज का इतना अनुकूल समय है। पूरे विश्व के परिदृश्य में देखें, अपने आसपास के देशों से हालत देखें तो वाकई लगता है कि क्या दुनिया है। अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश की हालत देखी है, और बांग्लादेश के अंदर भी बांग्लादेश के हाईकोर्ट के जजों की हालत देखी, जजों को छोड़ करके भागना पड़ रहा है। तो एक अपना इतना बड़ा देश है जिसका पूरी सिस्टम में आप सबकी दक्षता के कारण से और हमारी सेना और बाकी व्यवस्थाओं के कारण से आज हम दुनिया के बीच में आदर्श बन के खड़े। ये दुनिया का लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक दुनिया में हमारे लिए गौरव भी है, सम्मान भी है। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्य सचिव महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो प्रदान करें। और मैं आमंत्रित करती हूँ सेक्रेटरी एमपी। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे इंदौर में डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव हुए शामिल। विषय में सुश्री इंद्रावती रावत, जेनेटिक्स एंड प्लांट बिल्डिंग में श्री रविकांत सोना, आशीष कुमार वर्मा, शिक्षा और कौशल विकास अध्ययनशाला की संकाध्यक्ष डॉक्टर मनीषा सक्सेना जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अध्ययनशाला के PhD उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थियों को कुलाधिपति महोदय के समक्ष उपस्थित करें।
मैं अधिष्ठाता शिक्षा एवं कौशल विकास अध्ययनशाला के अंतर्गत पीएचडी शोधार्थी सुश्री रीना राय को आमंत्रित करती हूँ। सुश्री सपना मोरे मानव विकास गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अध्ययनशालाओं के अंतर्गत पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी स्नातकों को दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान करना व्यवहारिक रूप से कठिन है। अतः परंपरा अनुसार इन विद्यार्थियों को उनकी अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान किए जाने हेतु विवरण इस प्रकार है। वर्ष 23-24 में 4 अध्ययनशालाओं के अंतर्गत कुल 835 विद्यार्थियों ने उपाधि अर्जित की है, जिनमें से 312 स्नातक, 523 स्नातकोत्तर, अनुपस्थित 100 स्नातक हैं। वर्ष 23-24 में उपाधि प्राप्त करने वाले उपरोक्त सभी स्नातकों को उनकी अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। दीक्षांत समारोह में उपस्थित स्नातकों को परंपरा अनुसार कुलगुरु जी द्वारा दीक्षांत उपदेश दिया जाता है। माननीय कुलगुरु जी से निवेदन है। मैं स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शोध छात्राओं को यह उपदेश करता हूँ, हमेशा अहिंसा का पालन करो। हमेशा अहिंसा का पालन करो, भ्रष्टाचार से दूर रहो, सदा सत्य बोलो, व्याभिचार से दूर रहो, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करो। अभी मैं प्रतिज्ञा बोलूंगा, आपको बोलना मेरे साथ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने ज्ञान का उपयोग भारत के संविधान के मूल्यों को सर्वोपरि रखने तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार व दर्शन एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक उत्थान, आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक उत्कृष्टता बढ़ाने एवं इन वर्गों की नीति निर्धारण तथा राष्ट्र निर्माण में और अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं एक उपदेश कर रहा हूं आप लोगों को, मैं आपके उपदेश एवं प्रतिज्ञा का हमेशा पालन करूंगा, ये बोलना है। उपरोक्त उपदेश के अनुसरण करो, प्रज्ञावान बनो, प्रतिज्ञा का पालन करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। विश्वविद्यालय के लिए आज अत्यंत गौरव का पल है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर मध्य प्रदेश को पूरे देश में अग्रणी होने का गौरव प्रदान किया है। आपके ही कुशल नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए 55 पीएम कॉलेज एंड एक्सीलेंस प्रारंभ किए गए हैं। खरगोन में
क्रांति सूर्य चंट्या भील विश्वविद्यालय, सागर में अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है। शिक्षा को वैश्विक संस्थाओं से जोड़ने के लिए 12 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ MOU हुआ है। विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध, पर्यावरण, स्वरोजगार में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना तैयार की गई है, जो प्रदेश के युवाओं के लिए नई ऊर्जा का संचार कर रही है तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में मददगार साबित हो रही है। आपकी दूरदृष्टि का एवं प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आज के इस कैंपस में महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा हमारा अपना समय का आकलन गड़बड़ाया तो मैं विनम्रता से क्षमा भी चाहता हूँ। उनसे मैंने विनम्रता से अनुमति भी ली थी और तो उनका हमारे बीच में सदैव आशीर्वाद रहता है। एक बार मेरी अपनी ओर से पुनः अभिनंदन करें माननीय सरकार का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मंच पर ही विराजमान हमारे डॉक्टर रामदास जी आत्राम, हमारे माननीय मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, संकाय अध्यक्ष DK वर्मा जी, सारस्वत अतिथि डॉक्टर प्रकाश भतुनिया जी, कुल सचिव, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, सभी विद्यार्थीगण, पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के शिल्पकार युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मैं प्रणाम करता हूं। ये उनकी जन्मस्थली भी है और हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। 20वीं शताब्दी में जब काल कोई अच्छा लिखाना चाहता है तो कुछ कई सारी चीजें अपने आप बनाता है। हमारे देश को आजादी मिलने वाली है। आजादी के पहले से ऐसे कई महापुरुष जिनने अपने विचारों के बलबूते पर अपनी अपनी भूमिका अदा की, जैसे हमारे तमाम क्रांतिकारी महात्मा गांधी, उसी समय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी अपने जीवन की उस कठिनाई के बावजूद भी समाज जीवन में वो मार्गदर्शन करने के लिए आगे आए, जिसके आधार पर आज हमें इस बात का गर्व है, हमको संविधान भी मिला है और उनके द्वारा संविधान प्रदत्त सारे अधिकारों को साथ हमारे अपनी दुनिया में भारत के संविधान की एक विशेष पहचान बनी है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जन्म स्थान को गौरवान्वित करने वाला विश्वविद्यालय, जो पीढ़ियों तक भविष्य की नई पौध को तैयार करके लोकतंत्र के संवाहक के नाते अपनी पहचान बनाएंगे। मैं महामहिम को बताना चाहूंगा, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 5 तीर्थ बनाए और खास करके इंग्लैंड के प्रवास के दरमियान जहां उन्होंने अध्ययन किया 2 वर्ष तक, उस स्थान पर जाकर के नमन करके आया था। मुझे वो सारी बातों का एहसास भी है कि एक अपना देशभक्त नौजवान बाहर जाकर भी अंदर की अपनी जो मन की भाव है, उन कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षा में किसी प्रकार से कम नहीं है, लेकिन उससे आगे बढ़कर के जो सीखा है वो पूरा समाज को समर्पित करता है। शोषित, वंचित, पीड़ित, सभी प्रकार के उपेक्षित लोगों के लिए जिस प्रकार से अम्बेडकर जी ने अपना संघर्ष किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात भी है। और सच्चे अर्थों में संविधान के अंदर जो अधिकार प्रदत्त किए गए, संविधान सभा के माध्यम से यथासंभव उनने सारी बातों को संकलित करने का प्रयास किया। भारत की विविध प्रकार की संस्कृति, विविध प्रकार की जनजाति, विविध प्रकार के हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग अतीत की कई सारी गौरवशाली पक्ष को एक साथ जोड़ने के लिए। और मुझे तो आनंद तब आया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि इसमें सारी बातें लिख कर आ गई है, लेकिन लिखने के बाद में कई सारी चीजें छूट गई जिसको सांस्कृतिक हमारे सनातन संस्कृति से जोड़ेंगे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने उसका भी रास्ता निकाला। वो चित्रों के संयोजन से हमारे संविधान को गौरवान्वित किया है। यह उनका अद्वितीय सोच है और उनका अपना भाव है।
जिसमें आपने हर युग हर काल की अच्छी घटनाओं के चित्रों के संयोजन से उस संविधान सभा के अंदर जब संविधान प्रस्तुत हुआ, उसके शब्द भी जो थे वो शब्द हमको अलग से आनंद देते हैं। उन्होंने कहा ये संविधान भाषा से शरीर मान लो और चित्रों से इसकी आत्मा मान लो। सच्चे अर्थों में संविधान की आत्मा चित्रों के माध्यम से बता करके गौरवशाली अतीत के साथ जोड़ करके अम्बेडकर जी ने जीते जी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया है, वाकई वो वंदनीय अभिनंदनीय है। हमारी सरकार कई सारे काम कर रही है। ऐसे में आपने जैसे मुझे बताया गया अभी थोड़ी देर पहले कि विश्वविद्यालय की अपनी जब यात्रा प्रारंभ हुई तत्समय में शिक्षा मंत्री भी था, कुछ विषय उस समय खोले थे, लेकिन मुझे मालूम है कि कई सारे विषय और कई प्रकार की प्रगति की और राह हमारा इंतजार कर रही है। तो माननीय महामहिम मौजूद है। हमने अगली हफ्ते जनवरी में आपकी मौजूदगी में सभी कुलगुरुओं की एक मीटिंग बुलाई हुई है। माननीय महामहिम जी का पूरा मार्गदर्शन है। उनका जोर भी है कि हमारे सभी विश्वविद्यालय अपने अपने पैरों पे खड़े हो, नए प्रकार के कोर्स लाए, ताकि हमारे युवा मित्र भविष्य की राह जब वो आगे बढ़े तो उनके हाथ में न केवल स्किल हो बल्कि अपनी दिशा भी स्पष्ट हो। मैं आज के इस अवसर पर ये जरूर बोलना चाहूंगा, महामहिम के नेतृत्व में जिस प्रकार से दीक्षांत के लिए भी कोई साल हमारा खाली नहीं जा रहा है। हर साल के साल जो विद्यार्थी निकलते हैं, ये दीक्षांत का जो क्रम जारी किया, मैं एक बार पुनः महामहिम का अभिनंदन करता हूँ इस काम के लिए कि उन्होंने महामहिम मैं जरूर दुर्भाग्यशाली रहा। मैंने BSc, LLB, MA, MBA, PhD सब कर ली, लेकिन हमारे समय दीक्षांत नहीं होते थे, ये मुझे बड़ा अखरता था। लेकिन आपके आने से जो क्रम जारी हुआ, ये युवाओं के चेहरे से दिखाई देता है, कितना अच्छा लगता है। अपनी डिग्री अपने हाथ से अगर महामहिम देते हैं तो ये वाकई सौभाग्यशाली क्षण है। और मित्रों, आपको भी शिक्षा के बाद दीक्षा, अर्थात सच्चे अर्थों में ये जो हमारी शिक्षा किताबी ज्ञान तो हुआ है, लेकिन आने वाला भविष्य अब इसके दीक्षा के बाद प्रारंभ होगा, जब हम अपने इस विश्वविद्यालय की गरिमा के आधार पर आपका भावी जीवन यशस्वी बनाएंगे। मेरे अपनी ओर से आप सबके प्रति आपके भावी यशस्वी जीवन की भी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय कुलाधिपति महोदय से प्रार्थना करता हूं कि आप उपस्थित स्नातकों आचार्यों को आशीर्वचन देने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के 6th दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी सिलावत जी, माजी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, सारस्वत अतिथि डॉक्टर प्रकाश बर्तुनिया जी, कुलगुरु डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक व्यायाम डॉक्टर रामदास यात्रम जी, कुल सचिव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर RK बघेल जी, कमिश्नर श्री, IG श्री, कलेक्टर श्री, OIG श्री, SP श्री, उपस्थित कार्यवाहक परिषद के सदस्यगण एवं संकायिक दर्शकगण, उपस्थित उपाधि प्राप्तकर्ता, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, स्वतंत्र नागरिक के रूप में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए समरस समावेशी राष्ट्र के संविधान निर्माता की जन्मस्थली पवित्र पावन भूमि महू और उसके सच्चे सपूत भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मैं नमन करता हूं। विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षा समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों, पालकों, संकाय सदस्यों, प्रशासकों, कर्मचारियों और गणमान्य जन का अभिनंदन करता हूं। मैं आपका सबका अभिनंदन किया, ताली तो बजाओ। बाबा साहेब के सम्मान और उनके आदर्शों को समर्पित सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के भव्य और गरिमामय दीक्षांत समारोह में देश के भविष्य के साथ संवाद का अवसर पाकर हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहा हूं। ज्ञान के प्रतीक महामानव
बाबा साहेब ने अपनी अद्भुत दृष्टि से हमें संविधान के रूप में जाति, लिंग, भाषा, धर्म, धन और शक्ति, बल आदि के भेदभावों से मुक्त समावेशी समाज की धरोहर सौंपी है। मेरा मानना है कि हमारा संविधान प्रेरणादायक जीवन दस्तावेज और स्वतंत्र भारत का आधुनिक धर्म ग्रंथ है, जिसका समर्पित भाव से पालन हर भारतीय का परम कर्तव्य है। बाबा साहेब के समान सम्मान में स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का दायित्व है कि संविधान के अपने आचरण व्यवहार में समर्थन और संरक्षण करें। मैं सभी स्टूडेंट को इतना कहना चाहता हूँ, बच्चे आज का ज्ञान पढ़े, आज आपने दीक्षा ली, आपने डॉक्टर बाबा साहेब की जीवन कथनी पढ़ी है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, मगर सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर साहब की जीवन की यात्रा पढ़े और जितना हो सके उसमें हमको आचरण में कैसे लाया जाए ऐसा प्रयत्न हमको करना चाहिए। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि अकेला व्यक्ति भी राष्ट्र और समाज के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उन्होंने संविधान की रचना के द्वारा समाज के कमजोर, गरीब, वंचित वर्गों और समुदाय को सम्मान पूर्वक स्वतंत्र जीवन जीने में समर्थ और सक्षम बनाकर राष्ट्र के उज्जवल को खुशहाल भविष्य निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब के सपनों के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा शिक्षण संस्थाओं जैसे नागरिकों को तैयार करने का अवसर दिया है। जरूरी है कि विश्वविद्यालय और शिक्षक हमारी संस्कृति के अनुरूप देश और समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सामाजिक समृद्धि और समानता के प्रति समर्पित युवा ध्वजवाहक करे। विद्यार्थी समाज की चुनौतियों, विकास की जरूरतों और भविष्य के निर्माण प्रयासों में अपनी योग्यता रचनात्मक के द्वारा योगदान के लिए समर्पित निष्ठावान नागरिक के रूप में समाज में अपनी पहचान कायम करें। छात्र छात्राओं से कहूंगा कि आज दुनिया में जीवन के लगभग सभी पहलू में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ऐसे समय में छात्र छात्राओं को सचेत और जागरूक कराकर गतिशील वैश्विक परिदृश्य में अपना स्थान बनाना होगा। आप युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि देश जब आजादी से 100वीं सालगिरह मनाएगा, देश का नेतृत्व आप करते रहे होंगे। उस समय विकसित भारत का स्वरूप कैसा हो सकता है, उसके लिए आपको आज से ही कार्य करना। तमाम स्टूडेंट को जो आज दीक्षा लिए है सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और जो पढ़ते हैं उसको भी शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 2023 का यह अनुपम और अभूतपूर्व अवसर मंचासीन सभी सम्मानीय महानुभावों की आभा से आलोकित है। इस अवसर की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिवार स्मृति प्रदान करने का इच्छुक है। माननीय कुलगुरु जी, कुल सचिव विश्वविद्यालय के स्मृति चिन्ह माननीय कुलाधिपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारस्वत अतिथि जी और उपस्थित अतिथि को प्रदान करने का
मंचासीन सभी अतिथियों और उपस्थित सभी का धन्यवाद। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह 2024 की कार्रवाई पूर्ण करते हुए दीक्षांत समारोह के समापन तथा एकेडमिक प्रवचन की वापसी की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें।